नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग 8 फरवरी टीटेट पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल का मैथ का फुल सॉल्यूशन करवाएँगे और विथ ट्रिक्स से। तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन के हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से संबंधित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो, जिसमें हमने 7 फरवरी के मैथ का फुल सॉल्यूशन करवाया है, तो आप उसको देख लीजिए। और ये हमारा सेकंड 8 फरवरी का है, सेकंड शिफ्ट का। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? और अभाज्य से संबंधित संख्याएं आपसे पिछले वाले पेपर में पूछी गई थी, उन संख्याओं का योग पूछा गया था। हमने कहा सवाल वैसे ही आएंगे, बस थोड़ा मेथड चेंज कर देंगे, कुछ संख्याएं बदल देंगे, सवाल देखिए वैसे ही है। तो हमें 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? और अभाज्य युग्म बनाने के लिए इतना ध्यान रखना है आपको कि उन 2 संख्याओं के बीच में, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक संख्या का गैप हो। जैसे पहली आपकी जो अभाज्य संख्या है चलिए पहला अभाज्य संख्या का जोड़ा क्या हो जाएगा आपका 3 और 5। हालाँकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 3 के बीच में एक संख्या का गैप नहीं है, तो ये युग्म नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 5 ये आपका पहला युग्म हो गया। दूसरा युग्म आपका 5 और 7 का हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एक संख्या यानी 6 का गैप है। और अगला वाला अभाज्य जोड़ा आपका कितना हो जाएगा 11 और 13 का। यहाँ देखिए 12 का एक संख्या का गैप है और इसके बाद में अगली संख्या आपकी है 17 और 19। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक संख्या का गैप है और इसके बाद में आपका 29 और 31। ठीक है, और इसके बाद में आप कोई भी संख्या देखेंगे तो उसमें कोई भी संख्या का गैप नहीं होगा। 31 के बाद में 37 है, 38, 39, 40, फिर 41 आपको मिलेगा, फिर 43 मिला, 44, 45, 46, 47, फिर 47 मिलेगा। यानी ज़्यादा संख्या का गैप हो गया, सिर्फ एक संख्या का गैप हो। तो यहाँ कुल कितने आपके युग्म अभाज्य बने हैं, वो कितने हैं 5। तो ये आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे हमने करवाए हैं आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित। अब देखिए पिछले वाले पेपर में क्या पूछा गया था कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत जो ज्ञान है वो क्या है? तो उसमें आपका संख्यात्मक ज्ञान था, यानी कि अंक ज्ञान। ये वाला विकल्प सही था, ये भरने का आया था। वहीं पे इसमें आप अब की बार वर्ष पूछ दिया गया कि कब से कब तक का है। तो ये आप याद रखेंगे 2026 से और 27 तक का है। 2026 से 27 तक का है। जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं उन सबको ये पता होगा। अभी चल रही है निपुण मिशन। चलिए अगले प्रश्न है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इससे संबंधित पीछे भी प्रश्न पूछा गया था पिछले वाले पेपर में, सेम उसमें भी देखो इसमें पूछा गया है। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, कितने फलक और शीर्ष किनारे होते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक पिरामिड में, ये देखिए पिरामिड बना हुआ, ये त्रिभुज का पिरामिड है और इसमें 4 फलक होते हैं और 6 किनारे होते हैं। तो 4 फलक में देखिए 1, 2 और एक पीछे होगा 3 और एक नीचे वाला, 4 ये फलक हो गए आपके। और यहाँ किनारों की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। तो यहाँ पर 6 इसके किनारे बन जाएंगे, 2 इसके पीछे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर डिटेल भी हमने मेंशन कर दी है। त्रिभुज भुज लिखा है, यहाँ पर त्रिभुज है। त्रिभुज के आधार पर आधार वाला पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधार के रूप में एक त्रिभुज बनाएं और फिर एक बिंदु शीर्ष ऊपर की ओर चिन्हित करें और आधार के तीनों कोनों से उस बिंदु को सीधी रेखाओं से मिला दें। तो इसमें 4 त्रिभुजाकार फलक बनेंगे, 6 किनारे बनेंगे और 4 कोने बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्या है? अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 40 मिनट में पहुंचती है।
वह वहाँ से वापस प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुँचती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए उसने टोटल समय कितना लगाया है। टोटल टाइम है वो कितना लगा है इनको। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ लेंगे 4 घंटा और 44 मिनट। 44 मिनट हुआ और ये आपका 3 घंटा 24 मिनट हुआ। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपके 7 घंटा और 68 मिनट बना। और 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप 8 घंटा और 8 मिनट, 8 घंटा और 8 मिनट हो गया। अब आगे उसने कहा यदि वह वापस 2:30 पर पहुंचती है, वापस कितने पे पहुंचती है? 2:30 पे। ठीक है, अब 2:30 को आप कैसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख लें 2:30 को? 14 और 30। ठीक है, 2:30 को 24 घंटे में हम 14:30 लिखेंगे। तो यहाँ से आप 8 घंटा और 8 मिनट को माइनस कर देंगे। 8 घंटा 8 मिनट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 22 और 14 में से 8 गया 6। तो ये आपका टाइम निकल आया 6:22। ये एएम का समय हो जाएगा। 6:22 एएम का समय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प जो ए है पहला है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? बताएं। बिल्कुल, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो महावीर थे ये खेल में गेम थ्योरी उन्होंने बनाई थी सीखने वाली। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका चौथा सही है, महावीर। महावीर ही जो है चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है एक आयत का परिमाप 410 मीटर है, इसकी लंबाई 123 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई मीटर में बताइए। तो भाई आयत का परिमाप का सूत्र बताओ क्या होता है? आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो परिमाप आपका कितना दिया? 410 बराबर 2। लंबाई कितना दिया? 123 और आपसे चौड़ाई पूछा है। तो 2 से इसको काट देंगे, 205 बार कट जाएगा और यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं। 123 में से 123 में से आप क्या करेंगे? 205 में से 123 को माइनस कर देंगे। 23 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 82। 82 आ जाएगा। तो ये आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैटर्न दिया है 325, 259 और 204, 160, 127 और 105 में हमें लुप्त संख्या बतानी है क्या? तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर देखो 66 का दिखाई देगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 55 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 44 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 33 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है? 22 का है। तो यहाँ पर अंतर कितने का होगा? 11 का होगा। अब 105 में से आप 11 माइनस कर दें तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, तो कितना आ जाएगा? 94। तो लुप्त संख्या का पता चल गया क्या? 94। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही था बिल्कुल। और ऐसे पैटर्न पे आपका जो 7 फरवरी का पेपर हुआ है इसी सीरीज वाला उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल हमने कहा था ना मिलता जुलता पेपर बनेगा, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो विद्यार्थी को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थी को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना। नहीं, ये नहीं है। रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। हाँ, विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना। ये गलत है। विद्यार्थियों में खाली समय का उपयोग करना। ये भी गलत है, ये भी गलत है।
तो यहाँ पर जो सही है वो आपका विकल्प दूसरा वाला सही, ठीक है? आपका दूसरा विकल्प सही है, पूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को अवरोही क्रम में लिखें। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए कोई भी विकल्प ले लीजिए आप, इसको 8/11, 5/9 और 4/5 और 3/7। हल करने का तरीका क्या है? सब में आप एक एक जीरो बढ़ा लीजिए, एक एक जीरो बढ़ा लीजिए सभी में। अब 11 का भाग देंगे, 11 88 ज़्यादा हो जाएगा, 11 से 70, 9 पना 45 और 5 अट्ठे 40 और 7 चौको 28। तो ये आपके भाग गए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कितनी, 4/5। जीरो आप काट दीजिए, अब जीरो आप काट दीजिए। अब इसका काम खत्म हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी है 4/5। कहाँ है पहले स्थान पे, ये लिखिए। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 4/5। फिर आपकी है 7 ही, 8/11। फिर आपकी है ये 5/9, फिर 3/7। तो आपका दूसरा विकल्प आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस 10 ब्लॉक इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। तो उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से जॉल्टन पी डीन्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए जब कोई ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीली के बंडल हुए, आइसक्रीम की डंडियां हुई, रंग बिरंगे बटन हुए, तो ये चीजें आप लेकर आते हैं तो वो कोई चीज, ये क्या होगा, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होगा, जिसको हम बोधात्मक ज्ञान कहते हैं। ये बोधात्मक परिवर्तन का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ये विकल्प नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। आइए देखिए जॉन डाल्टन डीन्स के सिद्धांत के कुछ चरण हैं। एक तो आपका स्वतंत्र अवलोकन हो गया, नियमवाद अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शन अवस्था, सांकेतिक अवस्था और 6 सिद्धांत की अवस्था। ये सारे आपके नोट्स में से ही हैं। तो यहाँ पर देखिए डीन्स के सिद्धांत के नियम जो है आपका बोधात्मक ज्ञान, ये वाला जो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिद्धांत तो आपके वो भी दिए दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बोधात्मक ज्ञान जो है ये आपका सही था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। एक कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों के आंखों के रंग को दर्शाती है। तो यहाँ पर लड़के जो हैं 5 नीली आंखें, 4 भूरी और काली आंखें 11 हैं। लड़कियों की 7 नीली आंखें वाली हैं, 3 भूरी वाली हैं और 10 काली आंखें वाली हैं। तो अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि वो इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्याम पट्ट पर लिखें। तो उन्होंने क्या लिखा, लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। तो यहाँ पर देखो 5 4 9, 9 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल 20 और 7 3 10 10 10 20। हाँ ये तो बात सही है, पहली बात सही है। अब आगे देखो अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं। तो यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी की आंखें काले रंग की हैं। हाँ ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ये भी बात सही हो जाएगी। नीले आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। तो यहाँ देखो कुल संख्या कितनी होगी, 7 5 12 संख्या सम है, जबकि ये विषम कह रहे हैं। ये कथन गलत हो गया। इसके बाद में आगे कहा है भूरी आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। भूरी आंखें देखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये सही है। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही, परंतु सी गलत है। बिल्कुल सही है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है सर, ठीक है। बताइए एकदम कि क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग बताएं आपका क्या आंसर रहा था इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। वे बार बार हो सकती है, उनकी पहचान ना की जाए, ये बोल रहे हैं। दूसरा है कि उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। वे दोहराई जा सकती हैं, वे नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जाता। ये जो है आपका सबसे कम उपयुक्त है। ये बार बार हो सकती हैं,
उनकी पहचान की जाए, सही बात है, वो दोहराई भी जा सकती हैं, वैधानिक परीक्षा द्वारा पहचानी भी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन-सा या से चरण शामिल हैं? तो यहाँ पर गणितीय समस्या को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों को निर्देश देना। विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य सृजन करना, ये सही है आपका। दैनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना और उन्नीत गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, हाँ ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की सक्रिय रूप से समस्याओं के समाधान खोजने में भाग लेने और समाधान उचित सिद्ध करने के अवसर देना, बिल्कुल है। यहाँ पर आपका पहला गलत है और बी सी डी सही है, तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प जाएगा आपका। ठीक है, 43 का आपका तीसरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा, बी सी डी। चलिए आगे चलते हैं। 44 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए। अनुमान, सन्निकटन और दिक्स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना, बिल्कुल सही है। इसमें यहाँ पहला तो सही लग रहा है। तीव्रता से मानसिक की गणना करना, नहीं। समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम, समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण का अनुप्रयोग, गलत है। यहाँ पर देखिए आपका पहला है अनुमान, सन्निकटन, दिक्स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प सही था। चलिए अगला प्रश्न है। गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हीले की ज्यामिति समझ के किस सिद्धांत स्तर पर है? तो देखिए मोहन ने क्या किया है, कागज लिया और कागज को लेकर उसको वर्ग बनाया। यानी कि वो चाहता तो वो बोर्ड पे भी बना देता। उसकी अवधारणाओं को उसको नहीं पता था, लेकिन उसको आकृति पता थी कि ये ऐसा वर्ग बनता है, तो उसने क्या किया, देखकर उसको वर्ग बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है इसका मतलब है कि वो इसका स्तर क्या है, जीरो स्तर पे, वो जीरो स्तर पे है। और देखिए विन हीले का जो पिछले वाला पेपर हुआ था यानी 7 फरवरी को, तो उसमें भी आपका यही प्रश्न आया था, इसी से संबंधित प्रश्न था वैन हीले से। तो हमने कहा वैन हीले जो है सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल तो जरूर आने ही आना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आइए थोड़ा वैन हीले के सिद्धांतों पर चर्चा कर लें। देखिए जीरो लेवल यानी विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण इसे कहते हैं। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करता है, अर्थात वह आकृतियों को देखकर वर्गीकृत करता है। जैसे समोसे को त्रिभुज, बिस्कुट को आयत, उसी प्रकार से उसने कागज के टुकड़े से क्या बनाया है, वर्ग बनाया। तो यहाँ पर लेवल 0 वाला आंसर देखो सही है। लेवल 1 में देखो क्या है, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं करता है, परंतु आकृतियां या उनमें समानता या अंतर ढूंढ पाता है। जैसे एक वर्ग की 4 समान भुजाएं हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और लेवल 2 में क्या दे रखा है, इसको इनफॉर्मल डिडक्शन या अनौपचारिक निगमन संबंध रिलेशन बोलते हैं। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करने लगता है, ये बीच लिखा है, बीच संबंध स्थापित करने लगता है, अर्थात आकृतियों में अंतर स्पष्ट कर लेता है तथा उनमें अंतर ढूंढने लगता है। जैसे वर्ग एक आयत होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। लेवल 3 में क्या है कि सूत्रों का प्रयोग करने लगता है, प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगता है, आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच विभेद भी करने लगता है या सक्षम हो जाता है। और लेवल 4 में दृढ़ता आ जाती है। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय चिंतन के आधार पर ज्यामिति से संबंधित नई चीजें स्वयं ढूंढने लगता है। ठीक है, तो ये वैन हीले के आपके 5 चरण हैं। तो उन 5 चरणों को हम लोगों ने देखा। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है? तो यहाँ पर देखिए x की तो दो, एक इधर से एक इधर से, दो सममित रेखाएं होती हैं। इसमें आपकी नहीं होती है। और इसमें देखिए इसको आप बीच से ऐसे काट सकते हैं तो इसकी एक सममित रेखा हो जाएगी। इसमें आपकी एक से ज़्यादा सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है,
तो और हमने आपको पढ़ाया भी था सममित रेखाएं एबीसीडी में, किस में सममित रेखाएं बनती हैं, किस में नहीं बनती हैं। चलिए आइए आपको एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो यहाँ देखिए ए में एक बनती है, बी सी डी ई इसमें एक एक बनती है, एफ में कोई नहीं बनेगी, जी में कोई नहीं बनेगी, एच और आई में, एच में 2 हो जाएंगे, आई में भी 2 बनेंगी, जे में नहीं बनेगी, के में 1 बनेगी, एल में नहीं बनेगी, एम और इसी प्रकार से ओ में देखिए 2 बनेंगी, ठीक है। एन पी क्यू आर एस में नहीं बनेगी, ये देखो गलत लिखा हुआ है। और यहाँ आपसे पूछा गया था, देखो वी में 1 बनेगी, ये ऑप्शन में है आपका। तो यहाँ पर ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला आंसर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है एकदम, बताइए क्लिस्टर क्लियर। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 18 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती है? यानी कि 18 का भाग जिसमें नहीं जाएगा वही एलसीएम नहीं होगी। तो यहाँ 18 छिक्का 108 और 18 चौक 72, 18 टिक्स 44, यहाँ देखो 18 का भाग नहीं जाएगा, तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इतने सिंपल से सवाल पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? क्या 7 का पहाड़ा लिखिए, नहीं। कॉलम द्वारा जोड़ना, ये भी नहीं है। सूत्रों की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नहीं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये वाला आपका पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। क्योंकि सृजनात्मकता होनी चाहिए। यहाँ सूत्र लगा रहा है बेटा, इसमें सृजनात्मकता थोड़ी ना होगी, इसमें वो दिमाग लगाएगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की आधी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना, प्रतिपादित करना व सबसे उपयुक्त रूप दर्शाती है? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के कैलेंडर पर जन्म तिथि की चिन्हित करना, नहीं। विद्यार्थियों को अपने पसंद का कार्टून, ये भी गलत है। यह आंकड़े एकत्रित करने के विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं? फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना, बिल्कुल सही है, यही आपका सही है ऑप्शन तीसरा वाला सही है। विद्यार्थियों की उनकी पसंद सूची बनाना, नहीं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या कीजिए? देखिए वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए से ए काट दो तो ए का मान भुजा कितना आ गई? 4। तो ये आपका 4 का ही आंसर है, पहले विकल्प। एकदम सिंपल से हलवे से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? अधिगम प्रतिफल के लिए सबसे कम उपयुक्त है, ये चीज पूछी गई आपसे। बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रवीणता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर अधिगम के प्रतिफलों के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। स्पष्ट और मापने योग्य अधिगमों के प्रतिफलों को परिभाषित किया गया है जो योग्यता अधिग्रहण के रास्ते गलत है। अधिगम प्रतिफलों को सशक्त करने के लिए दैनिक जीवन में संबंधित गतिविधियां बनाना, नहीं। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों एवं अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। सबसे कम उपयुक्त यही वाला है। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पे बोल रहे हैं, विकसित कौशल अवधारणाओं का आकलन करने के लिए, ये सबसे कम उपयुक्त है अधिगम के प्रतिफलों के लिए, ठीक है। दूसरा विकल्प हमारे अनुसार बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, एक 6 अंकों की संख्या है आपकी, वेरी गुड। आपका नंबर सिस्टम से सवाल आया है आपका और भाजता के नियम से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 72x 292 ऐसे सवाल आपको बहुत पढ़ा है हमने। तो यहाँ आप क्या करेंगे,
36 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे, जैसे 4 नेमा 36, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है 4 से भाजता का नियम नहीं, पहले सिर्फ 9 का भाजता का नियम लगा दीजिए। अंकों का योग, देखो 7 और 2 9 कैंसिल, 9 ये कैंसिल, 2 2 कितना बचा 4। अब 4 में हम कितना जोड़ दें कि 5 9 हो जाए, जिससे 9 का भाग चला जाए, तो यहाँ 5 जोड़ दें, कितना 5। तो x का मान पता चल गया, s का मान पता चल गया, कितना आएगा 5। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस 2 बराबर x का मान रख दो 3 गुणे 5 और प्लस 2, यानी कि 5 तिया 15 2 17। तो आपका 17 आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, पहला विकल्प, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी, जिनमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 केजी 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार कितना है? तो देखो एक बोरी का भार कितना है, एक बोरी का भार है 9.995, ठीक है, केजी। तो हमसे 9 बोरियां पूछा है, तो 9 गुणे 9.995, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो हम लोग डिजिट सम का रूल लगा लें यहाँ पे, ठीक है। डिजिट सम का रूल लगाते हैं। तो डिजिट सम में क्या होता है, जो 9 हो उसको काट दो, 9 9 9 कैंसिल हो गया, 9 पना 45 गुणा कराएंगे तो 45 में 5 4 9 कैंसिल करके, यानी अगर योग 9 हो रहा है, अंक 9 लिखें, वो कट के 0 हो जाते हैं, तो यहाँ आपका 0 आया। अब देखो किसका 0 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 5 12 12 8 20, ये नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 9 और 9 5 5 10 और 18, ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। यहाँ देखिए 9 9 18, 8 5 13, 8 21, नहीं ये भी नहीं है। 9 9 18, 5 5 10, 5 5 10 और 18, हाँ ये भी हो रहा है। तो 9 ने 81 और 45 9, ठीक है, यही वाला सही है आपका 89.995, ये आंसर सही है 89.955, ठीक है, ये आंसर सही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है? एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या बनाना चाहता है, तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? बिल्कुल है भाई, 5 का भाग 30 में दे देंगे तो यहाँ भाग भी जा रहा प्रकृति रूप से, ठीक है, 6 बार जाएगा, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ देखो 5 5 और 10 समूह बनाना ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, इस पर तो अधूरी लिखा है। एक पैकेट में 60 टॉफियाँ, समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है, हर मित्र को कितनी टॉफी मिलेगी? भाई कितना कितना बांट रहा, कितने मित्र कुछ पता ही नहीं है, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है, तो गलत है। तो यहाँ पहला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? क्या माध्यमिक और उच्च विद्यालय के गणित के लिए शिक्षार्थी को तैयार करना? नहीं, गलत है। भविष्य के गणितज्ञों की पहचान करना? गलत है। शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर का निर्धारण करना? ये भी गलत है। अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना? बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 8 2 7 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ऐसे सवाल आया था कि नहीं आया था पहले वाली शिफ्ट में, पहले वाले पेपर में? तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 8 7 6 2 0। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 0 6 7 8। अंतर 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 7 गया 4, 15 में से 6 गया 9, 6 8 में से 2 गया 6, 66 942, 66 942, पहला विकल्प सही है। इतने आसान सवाल प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न, देखिए स्थानीय मान से आ गया, कितना आसान प्रश्न है। यहाँ 8 के बाद में 3 2 5 अंक है, तो 8 के बाद में 1 2 4,
5 जीरो हो जाएंगी और इसका कितना स्थानीय मान हो जाएगा 800। इसका आपका कितना हो जाएगा, 8 के बाद 2 अंक हैं तो 800 हो गया, 8 के बाद में 5 अंक हैं, 5 जीरो लग जाएंगे। इसमें से इसको माइनस कर देना है, 800 को कर दो माइनस, ठीक है। ये 2 जीरो सेम आ गई और 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। 79 92 डबल जीरो, 79 92 डबल जीरो, चौथा विकल्प सही, 79 92 डबल जीरो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है अवधारणात्मक ज्ञान से, अवधारणा और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके, अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा, केवल कलन विधि गलत है, क्रियाकलापों संचालन गलत है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है, अवधारणाओं और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा अभ्यास करेंगे कौशल अच्छा हो जाएगा कंप्यूटेशनल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त यहाँ पे देखिए, इसे संबंधपरक समझ को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। यह प्रकृति में गतिशील और सुसंगत होना चाहिए, ये भी होनी चाहिए। यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। स्थिर शब्द, आनंददायक तो होना चाहिए लेकिन स्थिर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है, इसलिए यहाँ पे विकल्प तीसरा सही बनेगा। इसमें गणित संबंधों को बताने में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए रिजेक्ट शब्द का यूज हुआ है, ठीक है, यानी कि स्थिर, इस यही ऑप्शन आपका तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए तो गणित का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से बड़ा परंतु 360 से छोटा होता है, हाँ सही है। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। कैसे बनाओगे भाई, दो न्यून कोण जोड़ोगे तो कैसे, वो तो योग 90 होगा, 180 से ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। दो न्यून कोणों के एक साथ रखकर एक अधिक कोण, हाँ बना सकते हैं, सही नहीं है, ठीक है। एक न्यून कोण एक अधिक कोण के साथ रखकर त्रिकोण बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला विकल्प जो है, दूसरा वाला विकल्प जो है सही है। तो साथियों हम लोगों ने गणित के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान प्रश्न आए थे और हमें उम्मीद है आपके 30 में 30 पूरे पूरे सही जाएंगे और अच्छे नंबर आएंगे। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सफल हों और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भविष्य में आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और आप सब लोग हमसे ज्वाइन हुए, आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।